नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। नाजरीन, आप जानते हैं कि लॉकडाउन के हवाले से जो फैसले होने थे वो हो चुके हैं और अब तकरीबन पूरे मुल्क में सिवाय कुछ हद तक सूबा सिंध में लॉकडाउन जो है वो न सिर्फ ये कि नर्म हुआ है बल्कि बहुत हद तक खत्म हो गया। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जो जो लोग हैं वो खुद अपने आप पे डिसिप्लिन तारी करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, जहां मुमकिन है ग्लव्स पहने और एक दूसरे से दूर रहें। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप बाजारों में जाएं, आप सड़कों में देखें, आप मुख्तलिफ जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे देखें, तो आपको नजर आएगा कि जो जो लाइफ है पाकिस्तान में, जिंदगी है, वो एक तरीके से एक बार फिर मामूल में वापस आ चुकी है। वजीर आजम साहब ने जब कल मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो वक्त आ गया है कि हमें अब कोरोना वायरस के साथ रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या उन्होंने कहा, जरा आप भी सुनिए। जब भी लोगों को आप मौका देंगे मिलने का, वो वायरस फिर से वापस आ जाएगी। हमें इस वायरस के साथ रहना है। वो कहते हैं कि लिव विद द वायरस। इस साल तो ये हम तय कर लें कि हम पाकिस्तानियों ने बाकी दुनिया की तरह भी इस वायरस के साथ गुजारा करना है। अब नाज़रीन, ये जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा, ये एक पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है कि कहाँ तक लॉकडाउन जो है वो काम कर पाता है जो जो उसका मकसद है, और कहाँ पे उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो मुल्क या कोई भी माशरा जो है उसके लिए उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। ये एक डिबेट है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही बल्कि बहुत हद तक दुनिया में भी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि लॉकडाउन जहां पे इस वक्त जिन जिन ममालिक में उठाए जा रहे हैं, वहां पे इन्फेक्शन की जो जो स्प्रेड है, जो उसका जो जो जिस रफ्तार से वो फैल रहा है, वो कम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो सवाल इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि क्या सही वक्त पे लॉकडाउन जब करना था तब हमने नहीं किया, और जब नहीं करना था उस वक्त अब हम करने जा रहे हैं, इसकी वजह से हमें नुकसान क्या हो रहा है। मैं इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि आज रॉयटर्स जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उसने एक ताज़ी रिपोर्ट जो है वो शाया की है इंडिया के हवाले से। मुंबई में उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो अस्पताल हैं वो उन पे एक इतना दबाव आ गया है कि से जो हालात हैं वो संभाले नहीं जा रहे, और वो जो एक वर्स्ट के सिनेरियो जिसका हम सुनते थे इटली में कि एक ओवरवेल्म हो रहे हैं अस्पताल, वो मुंबई में होना शुरू हो गया है। तो क्या हमने गलत टाइम पे गलत फैसला तो नहीं कर लिया? ये मैं सवाल उठाऊंगा तीन मेहमानों के साथ। मेरे साथ मौजूद है जनाब निहायती मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वफाकी वजीर हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और सूबा पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत ही फ्रंट लाइन लीडर हैं और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी रह चुके हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अगर मैं चाहूंगा कि मैं चौधरी मंजूर साहब से शुरू करूं, फिर मैं उसके बाद दीगर मेहमानों पे आता हूं। चौधरी मंजूर साहब, ये मैं जो एग्जांपल दे रहा था कि इंडिया में अब कुछ कुछ कम से कम एक रिपोर्ट आ गई है कि वहां के अस्पतालों में अब दबाव इतना बढ़ता जा रहा है कि उनका संभालना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह ताला का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में अभी ये सूरत हाल नहीं आई। लेकिन क्या हमने गलत वक्त पे, क्या वजीर आजम और फेडरल गवर्नमेंट ने गलत वक्त पे ये फैसला कर लिया है कि लॉकडाउन उठाया जाए? ये गलती हो गई है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कल की जो बात है वजीर आजम साहब की, उससे तो लगता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। मुझे एक आम आदमी ने, लेमैन ने पूछा कि ये हर्ड इम्यूनिटी बार बार आप लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब है कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, फेर ना कहना। अब इसका मतलब यही हो सकता है ना कि आपने वो लोगों पे डाल दिया। आप अगर 70% लोग इन्फेक्ट होते हैं इससे, या उनको ये कोरोना होता है, तो उसके बाद हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जहां जहां पे ये इस किस्म की बहस है, उसमें मैं समझता हूँ जहां पे गलतियां हुई हैं वो कहाँ कहाँ पे हमें हुई हैं। और फिर जो आपका सवाल है वो भी एक गलती की तरफ इशारा करता है। हमने अपने एयरपोर्ट्स को ठीक से उस पहले चेक नहीं किया। हमने
तफ्तान में गलती की, हमने तबलीगी इज्तिमा पे गलती की, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जब पैसे तकसीम हो रहे थे फिर वहां पे गलती की। अगर हम 2 या 3 हफ्ते का लॉकडाउन कर देते, मैं मिसाल देता हूँ वियतनाम की, आप छोड़ दें, मैं अमेरिका यूरोप इधर उधर की नहीं देता, वियतनाम में सबसे सक्सेसफुली उन्होंने ये किया है और उन्होंने लोगों को खाने के लिए दिया, लोगों को बिल्स भी माफ किए, लोगों को कहा कि नहीं बस जो जहां पे है हम वहां से अभी वापस नहीं ले रहे, और आप वहां पे जिस मुल्क में हैं वहां पे हम आपको क्वारंटीन भी करेंगे या आपको वहां पे फैसिलिटेट भी करेंगे, हमारे जो सफारत खाने वो वहां पे आपको फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अभी हम ना किसी को यहाँ से आने देंगे ना किसी को यहाँ से जाने देंगे। मतलब मैंने देखा कि वहां पे जो एटीएम्स थी वो चावल लोग ले रहे थे लाइन में लगकर और मुफ्त ले रहे थे, क्योंकि वहां का स्टेपल फूड राइस है, चावल है। वो एक बंदा जाता था, शॉपर उठाता था, 5 किलो चावल उस बटन दबाता था, आ जाते तो लेकर घर चला जाता। तो उन्होंने सक्सेसफुली किया। हमारा ये बात है कि वो कहते हैं ना कि वो नादा गिर गया साइते में जब वक्ते कयाम आया, कि जब जरूरत थी उस लॉकडाउन की वो नहीं किया, नो होने नहीं दिया, और उसकी वजह से देखिए एक बड़ी, मैं आपको सिंपल एक लॉजिक की बात बताना चाह रहा हूँ। जो रूलिंग क्लासेस होती हैं आमतौर पर लोग उनको फॉलो करते हैं, और स्पेशली जो रूलर होता है। अगर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से ये कहे कि नहीं मैं इसके हक में ही नहीं हूं, तो लोग कैसे मानेंगे? कौन सीएम सिंध की, कौन सीएम पंजाब की, कौन सीएम केपीके की या बलूचिस्तान की बात कौन मानेगा? सीरियस, मैं कल एक जनाजे पे गया हूँ, कोई 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 लोग मेरे से बहस कर रहे थे कि ये यहूदी लॉबी की साजिश है, कोई कोरोना नहीं है, और आप ये इस तरह से अगर हो तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर फिर ऐसे क्यों कहें, क्यों खोले? तो ये बिल्कुल एक आम बात हो रही थी और लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जहां पे बड़े शहर है, डेंस पॉपुलेशन है, और स्पेशली जहां पे फ्लैट्स में लोग रहते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप देखें ना तो 1000 बंदा जो है, जहां पे लाहौर में हमारा एक मकान है, घर है, तो उसमें 1000 बंदा रह रहा है। ठीक, मैं इस पे वापस आता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा जो अभी शुरू में जो मैंने बात की थी, मैं अगर मलिक साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। मलिक अहमद खान साहब, देखिए इसमें शुरू में यानी मेरा भी ये मौकफ था, मैं इस पे लिखता भी रहा हूं कि शुरू में गलतियां हुई हैं गवर्नमेंट से, वो फैसला नहीं कर पाए, वो उनके जहन में शायद कंफ्यूजन थी कि क्या करना चाहिए। उन्होंने ये जो कोरोना वायरस है इसको उतना संजीदगी से नहीं लिया, बहुत हद तक जो उससे खतरा था उसको अंडर प्ले किया, और जो एक मजबूरी जो उनका रवैया था वो ये था कि जी हम क्यों चीजें नहीं कर सकते, यानी नहीं से उनका जुमला शुरू हो रहा था कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, हमारे पास वसाइल नहीं है, हम इस तरह के काम नहीं कर सकते, तो एक नेगेटिव रवैया था। लेकिन मलिक साहब, ये सारा कुछ हो गया, 10 हफ्ते गुजर गए, अब इनके पास शायद चॉइस है नहीं, यानी अब इतना अरसा वाकई में लोग लॉकडाउन में नहीं रह सकते। तो अगर हम उन गलतियों को एक तरफ साइड पे कर दें, तो अब अगर हुकूमत ये लॉकडाउन खोल रही है तो शायद उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है। ये बात ठीक है? सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं दो बड़ी बेसिक बातों पर अभी कंसर्न हूँ, और मुझे गालिबन शायद मैं इसका जवाब कुछ फैक्ट बेस्ड आंसर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ शायद कुछ ऐसा बताएगी जिसके साथ हमें इस चीज़ पर जो कुछ थोड़ी तशवीश है वो कम हो। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद अगर जो नॉर्मली हमने पहले एक इसका बिहेवियर देखा है इस वायरस का, वो ये है कि ये मोस्टली लोगों को इन्फेक्ट करता है विद इन 14 डेज़। तो अब अगर जो 14 दिन के बाद ये जो लॉकडाउन खुला, और अगर कोई खुदा न खास्ता ये जब एक्टिविटी स्टार्ट हुई, कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, बाज़ार खुले और हजूम इकट्ठे हुए, तो उसके बाद 14 दिन के बाद कहीं खुदा न खास्ता हमारे हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर इतना ना बढ़ जाए, जैसे भी आपने मुंबई की एग्जांपल दी। पीछे तो जो गुजर गया अब उसको भी कांट टॉक ऑफ इट के क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था, क्योंकि जो आपके लॉकडाउन्स के ज़्यादा जिनसे आपको ख़तरात थे, यानी स्कूल्स की बात थी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात थी या बड़े इज्तिमात की बात थी या बाज़ारों के अंदर लोगों का रश इकट्ठे होने की बात थी, तो उसको तो समहाउ किसी ना किसी तरह से कंट्रोल रखा गया। लेकिन अब ये हमें टेस्ट करना है, अभी ये चीज़ उस पैमाने से गुजरनी है
कि जब से लॉकडाउन खुला है, जिसमें अभी इबादत के मराकज़ भी खुल गए हैं, लोगों के मसाजिद खुल गई हैं, बाज़ार मोस्टली खुले रहे हैं, कल से ये ट्रांसपोर्ट को भी खोल रहे हैं, फ़्लाइट्स भी खोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर लोगों के ये मामलात रोके नहीं जा सकते थे, ये दुरुस्त है। लेकिन अब देखना ये है कि आगे क्या, जो जब इसका टाइम आएगा, जिस टाइम तक ये वायरस एक्चुअली लोगों को इफ़ेक्ट करता है या डॉर्मेंट रहता है, कोई कैरियर बन जाता है और उसके सिम्टम्स कब आते हैं, तो वो 14 दिन का एक इसका बिहेवियर है जो हमें मिला है दुनिया से, कि ये 14 दिन के बाद बाज़ औक़ात कोई वैसे ही गुजरता रहता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक दिन डिटेल में कही, और ये वायरस एक्चुअली ऑटोमेटिकली डाई डाउन कर जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इफ़ेक्ट करता है। तो अभी क्योंकि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे बाकी ममालिक में, जो कि बड़े हमारे जैसी ही इकोनॉमी के हामिल ममालिक हैं, वहाँ पर भी टेस्टिंग कैपेसिटी दिन में 1-1 लाख से सरपास कर गई है, और जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है वहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर एक आउट ऑफ 100 जो हैं वो कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरह की डिटेल्स और डेटाबेस फिगर्स ऑब्वियसली इनकी NCOCD में तो जाती होगी। अगर तो फिर ये समझ रहे हैं कि उसके बाद भी ये करना है, तो फिर पब्लिक को एतमाद मिले, ये सेक्रेट ट्रस्ट है। बिल्कुल, अगर इनके पास और ये जो नंबर्स हैं, कंफ्यूजन खत्म, हाँ, ये जो नंबर्स हैं, बताएं आके, ये जो डेटा है, जो डेटा है NCOC का जो आ रहा है, ये इसकी बुनियाद पे जाहिर बात है बहुत हद तक फैसला साजी हो भी रही है, लेकिन उसके अलावा कुछ, यानी कि जो एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, उसमें कुछ सवालिया निशान आ रहे हैं। वो क्या है, वो मैं जरा बात करता हूँ, मेरा ब्रेक का वक्त हो रहा है। अली मोहम्मद खान साहब वहां से मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं तो ये सवाल लेके मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाऊंगा। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। प्रोग्राम को के अगले हिस्से में चलते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, अभी आप बात सुन रहे थे, हमारे जो दीगर मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और PMLN से, जाहिर बात है उनका एक ख्याल है कि जिस तरीके से फैसला साजी हुई है वो गलत है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आपने भी सुना वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कल मीडिया की गुफ्तगू थी, मेरी भी बड़े लोगों से बात हुई है। एक बात तो दुरुस्त है कि हमारे ऊपर, हमारी अस्पतालों पे, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पे वो उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ा जैसा कि जिसका खदशा था, ये बात दुरुस्त है। और हमने उस हवाले से ये भी अच्छा काम किया है कि हमारा इक्विपमेंट जो है उसको बढ़ाया गया है, हमारी जो दीगर जरूरियात थी, हेल्थ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की, वो भी हमने कर ली है। लेकिन खतरा यह है कि हमने इसको क्योंकि लाइटली ले लिया है और सारा कुछ खोल दिया है, तो कल को खुदा ना खास्ता अगर इसका फैलाव की रफ्तार बढ़ी तो हमारे अस्पताल, हमने जितने भी उनको बेहतर कर लिया है, वो ओवरवेल्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क हमने ले लिया है। ये इसकी जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही। अली मोहम्मद खान साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया फाद साहब और चौधरी साहब और मलिक साहब दोनों तशरीफ फरमाए, आपको अस्सलाम वालेकुम। लेकिन सवाल आपका बड़ा पर्टिनेंट है और इस पे 2-3 दफा जनाब वज़ीर आज़म साहब ने रोशनी डालने की कोशिश भी की है, जब उन्होंने इस बात का इजहार किया कि देयर इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि इसमें इंक्रीज हो या स्पाइक आए। लास्ट वीक की जो फिगर्स असद उमर साहब और उनकी कमेटी ने शेयर की वो यही थी कि 54% कैपेसिटी जो है अभी हॉस्पिटल्स की वो यूज हुई है, और कोई 46% जो है अभी यूज नहीं हुई। मतलब रफ फिगर्स हैं, लेकिन बहरहाल कोई 50% के आसपास ही बात है। इसमें बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात करूंगा, आपकी बात से डिसएग्री ना करते हुए, कि आपने जो बात की है कि अगर वैसे तो अभी तक अल्लाह ताला ने बड़ा करम भी किया है, और आपके मैं आर्टिकल्स भी देख रहा हूँ, आज सुबह भी आपने बड़ा बेहतरीन इस पे आर्टिकल भी लिखा है, और उसमें आपने ये भी जिक्र किया है अल्लाह ने करम भी किया है कि हमें महफूज रखा है। लेकिन ये जो एक चीज जिस पे इमरान खान साहब ने भी इशारा किया कि स्पाइक आता है, तो मैं समझता हूँ कि स्पाइक आता है तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो वाकई में टेस्ट होगा, चारों सूबों का, AJK का भी और गिलगित का भी। इसमें 2-3 बातें मैं करना चाहूंगा, और मैं इस पे तवक्को रखता हूँ फाद साहब कि आप इस पे अपने किसी आर्टिकल में इस पे आप थोड़ा लिखें भी। देयर इज अ फिनोमेना व्हिच इज अ शिप इन अ स्टॉर्म फिनोमेना। आप देखते हैं ना कि आप जिस भी मुख्तलिफ वज़ह क़ता के लोग हों, आप किसी कश्ती में फाद भाई सवार हों और वो कश्ती तूफान में गिर जाए, या आप किसी ऊपर जहाज में हों
ट्रैवल कर रहे हों और वो एक थंडर स्टॉर्म में फंस जाए, टर्बुलेंस हो या किसी जगह पे ज़लज़ला आ जाए या आग लग जाए, तो आपने देखा होगा लोग पता नजर इसके कि वो कौन सी जबान बोलते हैं, वो किस तबके से हैं, दे ट्राई एंड हेल्प ईच अदर आउट, दे ट्राई टू फाइट इट एज वन। दिस इज द स्पिरिट व्हिच आई एक्सपेक्ट, जो मेरी एक उम्मीद है, मेरी एक तवक्को है कि इस वक्त हम वो उस सोच के, क्योंकि देखें दिस COVID-19 is not going to spare anybody, it would not care कि ये चौधरी मंजूर साहब हैं, अली है, फाद साहब हैं या ये मलिक अहमद खान साहब हैं। तो इसमें एक तो ये बात है कि हमने ये भूल जाएं इस वक्त इस बात को कि हम ये छोटी छोटी पॉइंट स्कोरिंग करें, सिंध ने ये कर दिया या सिंध हम पे करे। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से असद उमर साहब इसको कर रहे हैं अपनी कमेटी पे और खान साहब इंटरेक्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मीडिया में हम एहतियात करें। अभी जो ये पार्लियामेंट का सेशन भी हुआ है उसमें अच्छी डिबेट भी हुई है, लेकिन थोड़ा सा वो टिल्ट जो पॉलिटिकल साइड पे गया है, तो उससे जो पॉजिटिव डिबेट होनी थी उसमें हुई है, लेकिन उस तरह से नहीं हो पाई। एक बात। दूसरा, ये जो आपने बात की है ना कि हमने सारा खोल दिया है, तो लॉकडाउन या नो लॉकडाउन, वो तो डिबेट काफी, आई थिंक इट्स 2.5 months ओल्ड डिबेट। मेरे लिए अहम बात क्या है, उस पे इस प्रोग्राम में आगे भी आप गुफ्तगू फरमाएं या इनसे डिबेट कराएं दोस्तों से, तो बेहतर होगा। वो ये है कि हाउ डू वी प्रोसीड फॉरवर्ड नाउ, यानी कि व्हाट शुड बी द एसओपीज, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट, responsibility of the people and that of intelligentsia and opinion makers like you। कि मैं एक्चुअली इसी पे आना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं इसी पे आना चाह रहा था। अच्छा हुआ आपने इसका जिक्र कर दिया अली मोहम्मद खान साहब। चौधरी मंजूर साहब, देखिए ये बात दुरुस्त है, यानी मैंने इस पे खुद बड़ी काफी तनकीद की है जो पिछले 8-10 हफ्ते में जो कुछ हुआ, लेकिन अब हो गया है। अली मोहम्मद खान साहब का ये पॉइंट जायज है कि अब इस वक्त वाकई में लॉकडाउन को मजीद सस्टेन करना मुश्किल है। अगर हमने पिछले चंद हफ्तों में कोई गलतियां की हैं तो बदकिस्मती से, अल्लाह ना करे ऐसा हो, हमें उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि खुल गया है और एक बाजार भी खुल रहे हैं, जिंदगी भी नॉर्मलाइज हो रही है, अब क्या किया जाए, ये वैलिड सवाल है। अब वापस तो फौरन बंद नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में बेहतरीन तरीकाकार क्या होगा हुकूमत के लिए और आपकी जमातों के लिए? देखिए, दो बुनियादी चीजों को अभी फौरी तौर पर देखना पड़ेगा। हमारे देहात जो थे वो अभी भी, हमारा जो फर्क है दुनिया के अंदर से वो ये है कि हमारे देहात में कोई 60% के करीब हमारी आबादी है। अब जो देहात, लॉकडाउन ना हो सकता है, ना एग्रीकल्चर सेक्टर अफोर्ड करता है, वरना तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे। आपने फसल काश्त भी करनी है, लेकिन उसकी अच्छी चीज क्या है कि लोग, अगर मेरे गांव की आबादी 2000 है तो मेरे जो गांव की रेवेन्यू या जमीन है वो 2000 एकड़ है, यानी 2000 घरों से लोग 400-500 लोग निकल के 2000 एकड़ में फैल जाएंगे। फैक्ट्री का क्या प्रॉब्लम है कि आप 2000 घरों में से निकलकर एक फैक्ट्री के अंदर आकर जमा हो जाते हैं। सो एक तो ये है, अगर आपकी 60% आबादी तो पहले ही एक्सक्लूड थी इससे, लॉकडाउन से। अब आपने देखना था कि कहां कहां पे हमने इसको फोकस लेकर जाना है। फोकस हमें करना चाहिए था बड़े शहरों पे, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, गुजरात, जहां पे प्रॉब्लम आए। अगर हम उनको पहली गलतियों को छोड़ देते, अगर हम आज भी उनको फोकस कर लें, मेरे ख्याल के मुताबिक इमीडिएटली जो एक और बहुत बड़ी हम गलती करने जा रहे हैं, जो हम ट्रांसपोर्ट खोल रहे हैं। आप इन बड़े शहरों से अभी लोगों को ना निकलने दें, छोटे शहरों में जाएंगे और ये स्पाइक वहां पे स्प्रेड कर जाएगी और बेपनाह स्प्रेड कर जाएगी। एक बिल्कुल ठीक। दूसरी, आपको देखिए, आपको करना क्या था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा दिया। आप अगर पहले दिन पोर्टल ये भी बनाते हैं और आज भी बनाकर, अगर आप जो डेली अर्नर्स थे उनको पैसे देते, आप बिजली का 5000 तक बिल माफ करते, जो आज भी आपको करना पड़ेगा। आप अगर 2000 गैस का बिल माफ करते, पानी का माफ करते। सिंध ने एक दिया है अपना कोविड-19 रिलीफ जो ऑर्डिनेंस दिया है, उसमें अगर आप बाकी सूबे भी उसको उसकी तरह उसके पीछे चले, मकान के किराए पे रिलीफ दें, पानी पे रिलीफ दें, बाकी चीजों पे दें। और यहाँ पे भी मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता कि सिंध ने ओवरडूइंग की या नहीं की। वो कहते हैं हमने नहीं की, हम कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट राइट और 50% हम कर सकते थे। मैं उस डिबेट में अभी नहीं जाना चाहता। ठीक, इसको जरा आगे लेके मैं चलता हूँ, मैं जरा ब्रेक का वक्त हो रहा है मेरा। बाकी सूबों को भी और फेडरेशन को भी ये करना पड़ेगा, देकर बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा ब्रेक ले लूं, एक ब्रेक ले लूं, कैसा वापस आते हैं।
बिल्कुल। ये देखिए इसमें इसमें ये मामला जो है एक तो इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी चौधरी साहब ने ज़िक्र किया देखिए, एक तो हमें जो जब रमज़ान मुबारक शुरू हुआ और उसके बाद तमाम तर मसाजिद जो है उनको खोला गया, वहाँ पे तरावियाँ भी हुईं। सोशल डिस्टेंसिंग के एक एसओपी बना था लेकिन वो वायलेट भी हुए। उसका जो इम्पैक्ट है, अगर फैलाव में इम्पैक्ट होता है तो वो हमें ईद तक पता लग जाएगा। और दूसरा जो अभी पिछले हफ्ते लॉकडाउन खोला है, उसका क्योंकि 2 ढाई हफ्ते लगते हैं, 3 हफ्ते लगते हैं अंदाज़ा होते हुए, तो हमें जून के तकरीबन मिडल में अंदाज़ा होगा कि हालात कितने खराब हो गए। और कुछ माहिरीन नाज़रीन उनका ये कहना है कि अगर जून के मिडल तक भी हालात कंट्रोल में रहे तो शायद अल्लाह ताला का करम होगा और मामलात जो हैं वो उतने गंभीर नहीं होंगे जितना कि हमें खतरा था। बहरहाल इस पे बात करते हैं, जब मैं वापस आऊंगा, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आऊंगा तो जो है मलिक साहब से ही पूछूंगा कि ये जो लोगों को अभी भी अंदाजा नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो हम बात करें कि अब आगे जाके क्या होगा, अगर अभी भी लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा कि ये मामला कितना खतरनाक है और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही और एसओपी फॉलो नहीं हो रहे, तो आने वाले दिनों में ये मामला तो और खराब होंगे। तो क्या ये कम्युनिकेशन का फेलियर रहा है? नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मलिक अहमद खान साहब, बात में ही कर रहा था कि जब शुरू में भी देखिए क्योंकि कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आए तो शायद लोगों को भी एहसास नहीं हो पाया कि ये सूरत हाल कितनी खराब है, ये जो इन्फेक्शन है ये कितना खतरनाक है। और उसके बाद अब क्यों जब ये खुल गया है मामला, तो अभी भी जिस तरह के अभी चौधरी मंजूर साहब भी बात कर रहे थे कि अभी भी लोगों को अंदाजा नहीं है, कोई कह रहा है ये बैन अवी साजिश है, कोई कुछ कह रहा है। ये कम्युनिकेशन का फेलियर रहा है? क्या ये गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो लोगों को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए कोरोना वायरस के हवाले से? सर, इसमें दो बातें हैं। पहली तो मेरा ख्याल है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ये एडवाइजरी नेचर के साथ इसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। अगर सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन करवानी है तो इसको कोई लेजिस्लेटिव सपोर्ट चाहिए थी, इसके लिए कोई एक ऐसी पोजीशन चाहिए थी जिसको इन्फोर्स किया जा सकता, चाहे वो बड़ी सॉफ्ट टर्म्स में होता। लेकिन दुनिया ने किया है, बहुत से ममालिक ने ये किया है। अब हम भी उस तरफ आ रहे हैं लेकिन बड़ा लेट आ रहे हैं कि हम बाय लॉ कह रहे हैं कि समबडी विल नॉट वेयर द मास्क तो उसको हम फाइन करेंगे, या कोई अगर पिलियन राइडिंग करेगा तो उसको हम फाइन करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप आगे चलते जाएं, बात होती जाएगी। लेकिन यहाँ ये हुआ कि पहले जो 60-65 दिन थे, उन 60-65 दिन में हमने कोई इन्फोर्समेंट और एडवाइजरी नेचर में फ़र्क नहीं निकाला और ये तसव्वुर कर लिया कि जो एक सोशल बिहेवियर ओवर द पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एक डेवलप हुआ है, उसको फौरी तौर पर हम अपनी एडवाइजरी नेचर से एक नया सोशल डिस्टेंसिंग का एक नया रोड मैप दे देंगे और लोग उसको फौरी अडॉप्ट कर लेंगे। पहली गलती तो यहाँ होगी। दूसरी जो मैं समझता हूँ कि इसमें जो ट्रिवियलिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप किसी चीज़ को अंडर प्ले करते हैं, यानी अगर आपने मुझे इस चीज़ का एहसास दिलवाना है कि ये जो मसला है ये मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन सकता है, तो इसकी एहतियात को मैंने लाजिम करना है, तो मुझे उसको ट्रिविलाइज करके नहीं पेश करना, मुझे उसको छोटा करके नहीं पेश करना। और ये दोनों चीज़ें संगीन होने का एहसास, ये दोनों चीज़ें हुई। मुझे उसके संगीन होने का एहसास दिलाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे आपने खौफ पिलाना है, क्योंकि ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ। अगर आप किसी पेशेंट को उसकी एक्चुअल कंडीशन ही नहीं बताते तो ये इटसेल्फ एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है, जिसका नतीजा हम देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन यहाँ क्योंकि यही डिबेट है, लार्जली कम्युनिटी का सवाल। सर, मैं जरा मलिक साहब को भी, अली मोहम्मद खान साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। यही जो नुक्ता है अली मोहम्मद खान साहब, यही जो नुक्ता है जो मलिक साहब बात कर रहे थे कि हमने लोगों को एडवाइस किया और एडवाइस का हमारा कहना ये था, जो अभी भी हुकूमत कह रही है कि देखें आप खुद ये फैसला करें, आप खुद लाइफ में डिसिप्लिन लाएं। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। देखिए ना, यानी हम ट्रैफिक एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम लोगों को कहें कि जनाब आप खुद ये अपने आप को डिसिप्लिन करें तो फिर हम ट्रैफिक सिग्नल ना लगाएं। वो एक वजह होती है हुकूमत को ताकि अपना कवानीन को या जरूरी चीजों को इन्फोर्स करना। तो ये लॉजिक जरा समझ नहीं आई अली मोहम्मद खान साहब। फाज साहब, ऐसा है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो 2 हफ्ते पहले भी एक स्पीच की थी और पिछले हफ्ते भी इस पे बात की कि उन्होंने कहा कि हम इसको ईज आउट तो कर रहे हैं बट वी नीड योर सपोर्ट। नेशन को कहा कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब सपोर्ट क्या हो? सपोर्ट ये है कि मेरे लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मेरे लिए बहुत अहम मुझे लग रहा है, मुझे उससे मैं तो वेलकम भी करता हूँ, ईद एक खुशी का भी मौका है क्योंकि अल्लाह की तरफ से तोहफा है, लेकिन
दिस इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर आवर नेशन फॉर अ मोमेंट। इस वजह से कि हम तो सिर्फ ताफ्तान को रो रहे हैं, या जो तबलीगी इज्तिमा हुआ वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ जिसकी वजह से ये इम्कान फैला कि शायद इससे ज्यादा फैला। लेकिन ये जो ईद है, अगर इस पे हमने SOP फॉलो ना किए, ईद पे हमने एहतियात ना की फाद साहब, तो इट विल बी 1000 ताफ्तान्स, खुदा ना करे। तो इसमें अब यहाँ पे देखें, यू कांट डिप्यूट पुलिस ऑफिसर्स एट ईच एंड एवरी नूक एंड कॉर्नर। एक दूसरी चीज ये है कि इसमें अवाम की सपोर्ट तो चाहिए, इसमें उलमा का बड़ा रोल है फाद साहब, उलमा का इसमें बड़ा रोल है, उलमा को इसमें फ्रंट फुट पे आना चाहिए, बताना चाहिए। देखें, हम जिंदा रहेंगे तो बात वो रोल अदा हो रहा है, जिंदा रहेंगे, कर पा रहे हैं वो रोल। दूसरा इसमें जो है फाद साहब, there's a point which is connected with human nature, human psyche। वो क्या है, हम हमेशा उस चीज से डरते हैं, उसकी एहतियात करते हैं which is clear and present। there is something which is a clear and present danger। यानी कि आप, मैं आपको, आई एम हियर इन माय विलेज, मैं इलाके में हूं इस वक्त, मैं आपको ये बता सकता हूं कि दही इलाकों में चोई मंजूर साहब विल बेयर मी आउट, एंड सेम बी द केस विद मलिक अहमद खान साहब। ये मुझे इस पे सपोर्ट करेंगे, इस बात पे कि दही इलाकों में पीपल डैम केयर, वो आई मीन दे आर केयरलेस टू द एक्सटेंट ऑफ रेकलेसनेस। उसकी रीजन क्या है? देखें, ये मुझे कोई ना समझाए ना बताए, गरीब आदमी, मजदूर आदमी मेरे से आपसे ज्यादा जिस्म के मामले में वो एहतियात पसंद है, उसको पता है मेरा बदन बीमार होगा, मेरे बच्चे भूख से मरेंगे। लेकिन एक तरफ अल्लाह का करम हुआ है कि डेथ्स उतनी नहीं हुई ना, तो वो खतरा उतना महसूस नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं आज देखा है लोग मास्क बड़े कम पहन रहे हैं, जो है ग्लव्स की तो बात ही छोड़ें। तो मैं ये और मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही कम है। तो इन चीजों में मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले गवर्नमेंट, देन यू पीपल, आप लोगों का, मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि हम उन SOPs की तरफ आए, खुदारा उन SOPs की तरफ आए। मसाजिद में कोई पाबंदी नहीं, आप जाएं, लेकिन एक तरीके से जिस तरह टर्की की मैं मिसाल आपको दूं, फ्यू डेज अगो टर्की में उन्होंने ओपन किया, लेकिन 18 साल से कम जो बच्चे हैं या एज्ड लोग थे, इवन नॉट अलाउड टुडे, आज भी वो नहीं निकल सकते। उसके साथ साथ बाजार में आप जाए, ईद की शॉपिंग हो रही है, उसमें जो है ऑफिस में आप जाना शुरू हैं, बैंक में जाना शुरू हैं। हाँ जी, इन चीजों में SOPs आर वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल चौधरी मंजूर साहब, ये SOPs तो जरूरी हैं, और लेकिन हमने ये भी देखा कि वो बने भी सही, उनको फॉलो करने के लिए हम यानी कई हफ्तों से हर प्लेटफॉर्म से लोगों को ये कहा जा रहा है, उनको इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि आपने फॉलो करने हैं, लेकिन फिर भी वो वायलेट हो रहे हैं। हुकूमत सिंध जो कि ज्यादा अग्रेसिव रही है, आपने देखा कि अभी कल और परसों जो वहां पे कुछ प्रोसेशन हुए, उनमें क्या मनाजिर नजर आए। तो अब ये क्या मामला तुम्हारे हाथ से निकल गई, यानी हुकूमत बिल्कुल जो है वो हेल्पलेस हो गई है, ये वक्त आ गया पाकिस्तान में अब? नहीं, सिंध में थोड़ा देखें इशू आ रहा है। हम बिल्कुल उस तरह से गैर जिम्मेदाराना अपोजिशन नहीं बन रहे। मुझे ये बताएं, हम पंजाब में बैठे हैं, अगर हम ताजरों के साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर हम उलमा के साथ खड़े हो जाएं और कहें कि ये बिल्कुल जायज कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, इनको दिया जाए, अगर सिंध का जो अपोजिशन लीडर है तशमीम नकवी, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसने प्रवोक किया हो लोगों को यौम अली पे, यौम शहादत अली पे, कि आप निकले, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? यही निकलेगा जो कुछ निकल रहा है। तो ये एक प्रोवोकेशन हो रही है मुसलसल, और उसका नतीजा क्या है? देखिए, सिंध ने सबसे पहले उलमा को बुलाया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, उलमा को बुलाया, और उलमा इस बात पे एग्री कर गए सारे के सारे कि 3 से 5 लोग हम मस्जिद में अजान भी देंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। लेकिन उन्हीं को जब मुफ्ती मुनीब साहब जो सरकारी मौलवी थे, जब उन्होंने दिफा किया और उनको जब इस्लामाबाद बुलाया गया तो कहा गया खोले, तो सिंध पे जब प्रेशर जाता है उसी का वापसी, तो सिंध भी फ्लैट हो जाता है। फिर क्या कर सकता है? एक बात, दूसरी एक और एक सिर्फ फिक्रा मुझे कहना है, मैं 2 तारीख की मिसालें देता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी हजरत अली करबला वजह ने फरमाया था कि मैं अगर एक बाग में फौज थी कि मैं यहाँ पे मिसवाक उतार दूं तो ये लोग मेरी फौज बाग उजाड़ देगी। तो ये जो इस वक्त हम इमरान खान साहब है, अगर वो मास्क नहीं पहनेंगे, सीरियस नहीं लेंगे, तो लोग भी नहीं लेंगे, जिसकी वजह से नहीं ले रहे। इससे कंफ्यूजन भी हुई है, मैसेजिंग जो है उसमें भी कुछ तादाद। नाज़रीन, मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरा ब्रेक का वक्त हो रहा है, मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो लास्ट वर्ड कुछ 1-2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, वो आपसे बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा था। देखिए, आज मैंने इस पे लिखा भी है कि जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उन्होंने अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं कोरोना वायरस से निपटने की। और इस वक्त अगर हम यानी रफली देखें तो दो हमें एक तरह के मॉडल्स नजर आते हैं। एक वो एक्सट्रीम मॉडल है जिस जिस तरीके से चाइना ने मामलात को निपटा, बड़े उन्होंने लॉकडाउन किया, कंट्रोल किया, इन्फेक्शन को सप्रेस किया, टेस्टिंग की और उसके बाद बहुत हद तक उस पर जो है वो काबू पाया। उसका दूसरा जो एक्सट्रीम है वो है स्वीडन, जिस पे अभी हमारे मेहमान भी जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने हर्ड इम्यूनिटी को फॉलो किया, यानी कि उन्होंने लॉकडाउन नहीं किए, उन्होंने मामलात को खुला छोड़ दिया है। और उनका कहना यह है कि लोग खुद अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे और ताकि उससे इकोनॉमी जो है उसको भी फर्क ना पड़े, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो लोगों पे इन्फेक्शन भी ना फैले। अब दोनों के जो है वो फायदे भी है, नुकसान भी है। हर्ड इम्यूनिटी का इशू नाज़रीन ये है कि उसमें जो अमवात की तादाद है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, और जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं, सिटीजन हैं, उनको ज्यादा खतरा होता है। ये वो खतरा है जो डिसिप्लिन्ड जो इदारे हैं, मुल्क हैं, वो कर लेते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान का इशू आता है। ये मैं आखिरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप थोड़ी सी इस वक्त इंटरनेशनल रिसर्च पढ़ें तो कहा जाता है कि कुछ हैं हाई ट्रस्ट सोसाइटीज और कुछ हैं लो ट्रस्ट सोसाइटीज। जो हाई ट्रस्ट सोसाइटीज हैं उनमें जो आवाम है उसका गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा एतमाद है, और जो लो ट्रस्ट सोसाइटीज है वहां पे वो एतमाद कम होता है। हमारे यहाँ और बहुत सारे हमारे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहां पे ट्रस्ट कम होता है, और उसकी सबूत हमें अब ये मिला है कि हुकूमत बार बार हमें कह रही है कि आप जो है वो डिसिप्लिन करें, आप खुद एहतियात करें, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। इसलिए ये अब हुकूमतों के लिए चैलेंज है कि अपने आप जो अवाम का एतमाद है उसको जीतना है। जब कोरोना पे हम काबू पा लेंगे तो एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने मौजूद है चैलेंजेस की, जिसको निपटने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। आज के प्रोग्राम का खत्म होता है, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।